हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। देखिए यहाँ पे आपके लिए लाया हूं बहुत इंपॉर्टेंट राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पे करीब करीब अच्छा सवाल, लॉन्ग सवाल भी है, शॉर्ट सवाल भी है, लगभग 7 से 8 सवाल है और 2 आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और बाकी 5 जो है लघुत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें से मैं समझूंगा कि आपको अगर याद होगा तो अच्छी बात, अगर आपको याद नहीं है ना तो क्वेश्चन को आप ना अपने कॉपी पर नोट कर लेना और वीडियो पॉज मत करना, ठीक है। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना। इसमें जो मैं समझाऊंगा ना, मुझे उम्मीद है कि जो मैं समझाऊंगा आपको सुन करके आपको याद हो जाएगा। एक पढ़ना अलग बात है, लेकिन आपको जब सुनना है, सुन के समझने में थोड़ा ज़्यादा आपको दिमाग में दिमाग में आएगा, ठीक है। तो ये सवाल पूछा हुआ सवाल 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले सवाल यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले सवाल देखिए क्या बोलता है। सवाल बोलता है क्या कि राजनीतिक दल की परिभाषा दे, ठीक है। राजनीतिक दल किसको कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है, इसकी परिभाषा देना है। अब देखिए उत्तर क्या बोलता है कि लोगों के उपसमूह को राजनीतिक दल कहा जाता है। लोगों के उप समूह को राजनीतिक दल कहा जाता है जो अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश की राजनीतिक क्रियाकलापों में सक्रिय रूप भाग लेते हैं। मतलब कि लोग, राजनीतिक दल में लोग ही होता है, जनता ही होता है, ठीक है। लेकिन उसमें एक राजनीतिक दल, लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, एक सदस्य बन जाता है। तो बोला कि लोगों के उप समूह को राजनीतिक दल कहते हैं। अब राजनीतिक दल तो समूह, तो अब हम लोग भी 10 में बैठ गए तो हम लोग को राजनीतिक दल नहीं बोला जाएगा। राजनीतिक दल में क्या होता है, वो अपने जो है राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जो राजनीतिक का जो उद्देश्य है ना, उसकी पूर्ति के लिए देश की राजनीतिक क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मतलब एक्टिव होते हैं, देश की राजनीतिक क्रियाकलाप क्या क्या है उसमें जो है भाग लेते हैं एवं राष्ट्र की राजनीतिक क्रियाकलापों से जुड़कर राजनीतिक को नया आयाम देना चाहता है, ठीक है। ऐसे राजनीतिक दल के मुख्य कार्य मतदान करना है ना, मतदान कराना, चुनाव लड़ना, मतदान करना, चुनाव लड़ना, नीतियां एवं राजनीतिक कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लेना आदि है। तो राजनीतिक दल का जो पार्टी होगा या जो राजनीतिक दल होगा उसका काम सिर्फ हमारे आपके जैसा नहीं, वो जब राजनीतिक जो दल होगा ना उसमें जो पार्टियां होंगी, जो राजनीतिक दल होगा, देश के साथ क्या मतलब राजनीतिक क्रियाकलापों में क्या सक्रिय है उसमें जो एक्टिव होता है, सक्रिय भाग लेता है। और उसके अलावा क्या होता है, जो राजनीतिक दल के जो मुख्य कार्य है जैसे मतदान करना है ना, राजनीतिक दल को ऐसा होता है, चुनाव लड़ना राजनीतिक दल का काम होता है, नीतियां एवं राजनीतिक कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लेना। तो ये सब काम जो है, जो दल ये सब कार्य करती है उसको हम बोलेंगे राजनीतिक दल, यानी कि लोगों का समूह, उप समूह। और ऐसा नहीं कि एक जगह 10 लोग खड़े हैं तो उसको भी राजनीतिक दल बोल देंगे, या 10 लोग एक जगह पार्टी बना बैठ के तो उसको राजनीतिक दल बोलेंगे, नहीं। राजनीतिक दल में सरकार के द्वारा उसको मान्यता भी मिलता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग उसको मान्यता भी देता है और उसका चुनाव चिन्ह भी देता है, उसका क्या निशान होना चाहिए, क्या चुनाव चिन्ह होता है, सब उसको मिलता है, तब राजनीतिक दल बनता है। और उसके जो क्रियाकलाप है, मतदान करना, चुनाव लड़ना, नीतियां, राजनीतिक कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लेना, तो इसको बोलेंगे राजनीतिक दल। ये आपको 2 नंबर सवाल में आएगा या तो 3 नंबर सवाल में आएगा, ठीक है। कम से कम इतना आपको लिखना है, कम से कम 30 शब्द में जरूर लिखना है, 2 नंबर वाला, कम से कम बता रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि लॉन्ग भी कर देना है, ठीक है। चलिए ये सवाल देखो, महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। महापौर जानते हैं जी, मेयर को बोलते हैं, मेयर बोलते हैं ना, मेयर। किसी भी महानगर में मेयर होता है। तो देखिए महापौर बोलते हैं किसको, नगर निगम के प्रधान को महापौर बोलते हैं। नगर निगम, जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना उसको नगर निगम बोलते हैं। नगर, तो नगर निगम के प्रधान जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, महापौर। जैसे पटना हो गया है, वहाँ महापौर हुआ करता है, मेयर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। उस तरह से और भी बड़े बड़े जो शहर है, बड़े बड़े जो नगर है, उसके जो प्रधान होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, महापौर कहा जाता है। जिस प्रकार से हर 5 वर्ष पर विधानसभा, लोकसभा तथा मुखिया का चुनाव होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक 5 साल के अंतराल में महापौर का भी चुनाव होता है, ठीक है। बहुमत प्राप्त व्यक्ति ही महापौर बनते हैं। तो ये तो कुछ भारी सा कुछ शब्द यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, सेंटेंस है कि महापौर, तो सबसे पहली बात है कि नगर के प्रधान को महापौर कहते हैं। और जिस तरह से लोकसभा में, राज्यसभा में या तो विधानसभा में, लोकसभा में मुखिया का जो चुनाव होता है हर 5 साल पे, महापौर का भी मतलब कार्यकाल 5 साल होता है। और उसी 5 साल जब खत्म हो जाता है तो फिर उसका चुनाव होता है। और जो व्यक्ति जीतता है, जो ज़्यादा बहुमत प्राप्त करता है, उसको क्या बोलते हैं, महापौर, वही व्यक्ति बनता है, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं महापौर के कार्य। चूंकि यहाँ पे टिप्पणी लिखने बोला ना, सवाल क्या बोला, टिप्पणी लिखिए, तो टिप्पणी में आपको पूरा लिखना पड़ेगा डिटेल से इसके बारे में। अब देखते हैं महापौर के कार्य क्या है। महापौर अपने क्षेत्र में पड़ने वाले सभी नगरों की सब कार्रवाई करता है। मतलब महापौर जो नगर निगम, तो नगर निगम के अंदर जितने सारे नगर पड़ रहे हैं, महापौर अपने क्षेत्र में पड़ने वाले सभी नगरों की कार्रवाई करता है। यानी कि जितने सारे उसके अंदर नगर पड़ रहा उन सबको कार्रवाई करता है, उस सब में जो उन सब की कार्रवाई करता है। नगर में उत्पन्न सभी प्रकार की समस्याओं को समाधान करता है ना, यानी कि नगर में जितने प्रकार के समस्याएं उत्पन्न हो रहा उनका जो है समाधान करता है। जैसे नगर में रोड बनवाना है ना, पेयजल की सुविधा करवाना, मतलब पानी के लिए पीने वाला पानी को उपलब्ध कराना, बिजली उपलब्ध कराना, बिजली आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराना, पुल बनाना, पुलिया बनाना, मतलब बड़ा बड़ा पुल होता है ना, ब्रिज बनाना, पुलिया जो छोटा छोटा होता है, नदी नाला बनाना इत्यादि का निर्माण करना महापौर का कार्य है। अगर आपके इम्तिहान में आ जाएगा कि महापौर के कार्य लिखे, ऐसे भी आता है, ठीक है, 2 नंबर में महापौर के कार्य लिखे, तो इसको आप सिर्फ लिख दीजिएगा। अगर बोलता टिप्पणी लिखे तो आप महापौर के बारे में लिखिएगा ना जी, कि महापौर किसे कहते हैं, और इसके ये लाइन लिखना है कि जिस तरह से विधानसभा लोकसभा मुखिया का 5 साल पर चुनाव होता है, उसी तरह महापौर का भी चुनाव होता है। जो व्यक्ति जीतता है, जो ज़्यादा बहुमत प्राप्त करता है, उसको महापौर, वही व्यक्ति महापौर बनते हैं। और उसका जो कार्य है आपको कार्य लिख देना है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब सवाल देखते हैं आगे। देखिए विपक्षी दल के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। देखिए आप समझ रहे हैं, विपक्षी दल समझ रहे हैं, विपक्षी दल मतलब होता क्या, मतलब उल्टा, जो पार्टी जिसकी सरकार बनी हुई है और उसके मुखालफत में, उसके विरोध में जो कोई पार्टी जो चुनाव लड़ी थी, तो वो भी तो कुछ ना कुछ तो सीट लाई थी ना, उसको बोलते विपक्षी दल। जैसे कि केंद्र में देखिए बीजेपी और कांग्रेस क्या है, बीजेपी सरकार है तो कांग्रेस उसका विपक्षी दल है। अब ऐसा नहीं जो कांग्रेस हार गई है, कांग्रेस पार्टी हार गई तो उसका कुछ कार्य नहीं, उसका भी कार्य रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीजेपी पार्टी जीत गई तो बीजेपी ही सिर्फ काम करेगा, कुछ कार्य है जो विपक्षी दल भी करती है। अब देखिए क्या क्या कार्य है। 2 चुनावों के बीच सत्तारूढ़ दल का नियंत्रण रखना, मतलब जब चुनाव वगैरह होता है सत्तारूढ़ दल का जो है नियंत्रण रखना। कानून निर्माण में सदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, यानी कि कानून जब बनता है सदन में, विधानसभा में, ठीक है, या तो लोकसभा में जहां कानून बनता है, तो उस सदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। मतलब विपक्षी दल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा नहीं कि जो पार्टी जीत गई जो चाहेगी वो कानून बना देंगे, ऐसी नहीं है, ठीक है। जो विपक्षी दल है वो भी, उसकी भी बातें वहाँ पे सुनी जाती है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। क्योंकि आखिर है तो विपक्षी पार्टी, कोई आम पार्टी थोड़ी ना है, वो भी तो विपक्षी पार्टी है। तीसरा है जनता की शिकायतों को सरकार के समक्ष रखना। विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा काम है, क्योंकि विपक्ष पार्टी जैसे कांग्रेस, मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, कांग्रेस है, बीजेपी काम अपना कर रही, जो भी कर रही। कांग्रेस अगर देखती है लोगों के पास ये समस्याएं आ रही तो भाषण देते हैं, सदन में बात रखती है कि यहाँ सरकार गलत काम कर रही, यहाँ सरकार ये काम नहीं कर रही, इसको ये करवाना चाहिए। मतलब कि जनता की जो परेशानियां है ना, विपक्षी दल क्या करते हैं, वो सदन में उसको रखते हैं, सरकार के सामने रखते हैं, सरकार के समक्ष उसको रखते हैं ताकि वो काम हो जाए। विपक्षी पार्टी का एक काम भी ये भी है। सरकार के साथ सकारात्मक कदम उठाकर देश की विकास में सहायता करना। जी बिल्कुल, बहुत बात है। विपक्षी पार्टी है, हार गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम देश के खिलाफ काम करने लगेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर कोई बीजेपी जीत गई तो देश के साथ काम करे, तो ऐसा नहीं कि ये हार गई कांग्रेस तो ये उसके खिलाफ काम करेगा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। ये भी इस बीजेपी के साथ जो है देश के विकास के लिए, भले और कुछ के विकास के लिए करे ना करे आई डोंट नो, लेकिन देश के विकास के लिए, देश के अगर जो देश के हित में जो कार्य हो रहा उसमें जो है ना कदम से कदम मिला करके उसको चलना पड़ेगा, सकारात्मक कदम उठाकर चलना पड़ेगा, तथा लोकतंत्र को सफल बनाना पड़ेगा और लोकतंत्र को भी, इनकी लोकतंत्र में नुकसान भी ना हो, ठीक है। तो ये है विपक्षी दल का काम। अब आपको याद हो गया होगा ना कि लोगों की, जनता की शिकायतों को सरकार के समक्ष रखना, कानून निर्माण करने में सदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, 2 चुनाव के बीच सत्तारूढ़ दल का नियंत्रण रखना, मतलब सत्ता जो दल है, जो पार्टियां हैं, उनके बीच का जो कंट्रोल होता है ना, नियंत्रण, वो रखना, सरकार के साथ सकारात्मक कदम उठा करके देश की विकास को सहायता करना, लोकतंत्र की सफल बनाना। तो ये कुछ भारी सा है नहीं, बस आपको मैं समझा रहा हूँ ना, ध्यान से समझो। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। गुप्त मतदान क्या है? देखो गुप्त मतदान का मतलब समझ, गुप्त मतलब क्या समझते हैं? गुप्त मतलब जो छुपा हुआ है,
मतदान मतलब वोट, छुपा हुआ वोट। अब ये छुपा हुआ वोट क्या होता है, देखिए पढ़ते समझ में आ जाएगा। भारत में लोकतंत्र शासन प्रणाली के द्वारा शासन क्रिया, शासन क्या था, भारत में जो शासन कैसे करते हैं, लोकतंत्र शासन प्रणाली मतलब जनता खुद सरकार को चुनती है, वो शासन प्रणाली बोलते हैं। भारत में लोकतंत्र शासन प्रणाली के द्वारा शासन किया था, यानी कि जो भारत में शासन किया जा रहा ना, वो कैसे शासन किया जा रहा, जनता खुद उसको चुनती है कि आप आ जाओ सत्ता में और आप शासन करो, ठीक है, देश का विकास करो। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर यह चुनाव प्रक्रिया होती है, जिसमें अनेक राजनीतिक दल अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, जिसमें से जनता अपना प्रतिनिधि का चुनाव करता है। इस चुनाव में प्रतिनिधि को चुनने का कार्य करता है, इसी को गुप्त सूचना मतदान कहते हैं। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, चुनाव जब होता है तो जनता थोड़ी ना बोलती है हम बीजेपी को जिता दो, बीजेपी जिता दो, या कांग्रेस को जिता दो, इसको हरा दो, ऐसे नहीं बोलती है। हाँ, ये बोलती मतदान करेंगे भाई, क्या करेंगे, मतदान करेंगे चुप चुप के। आप देखोगे, या तो आप नहीं देखोगे तो आप, या तो बहुत से बंदे हैं जो देखे होंगे, जब वोटिंग होता है तो अलग से उसको कमरा मिलता है, कमरा में मशीन लगा होता है, ठीक है, और बंदा जाता है और कोई नहीं देखता, वहाँ पे कोई नहीं, सिर्फ कैमरा लगा रहता है पीछे साइड है ना, या तो नहीं भी रह सकता है, तो कोई भी नहीं देखता, बस जाकर के वो बटन दबाता है। इसको बोलते गुप्त मतदान, मतलब छुपा के। वो अगर मान ले कि हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, ठीक है, और कोई बोल रहा तुम बीजेपी को वोट दो, और हम बोले चलो हमारे दिल में कुछ और आ रहा, तो हम वोट दे दिए, और किसको वोट दे कोई पता नहीं चल रहा है ना, मतलब कि गुप्त मतदान, अपना मन में। गांव में चुनाव मुखिया ऐसे ही होता है ना, बोलता हाँ ठीक हम भी देंगे, तुमको देंगे, हम भी, सबसे पैसा खा लेता है, अंदर जाके वोट दबा देता है, बटन जिसको मर्जी उसका दबा देता है, जिसका आपको मतलब उसका मन चलता है, लेकिन ऊपर से किसी को जाहिर नहीं करता कि हम किसको वोट दिए, क्योंकि गुप्त मतदान। तो क्लियर सी बात है ना कि भारत में जो शासन प्रणाली हो रहा, जनता वाला शासन हो रहा, जनता लोकतंत्र शासन प्रणाली हो रहा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक 5 साल में चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे मुखिया का हो, जो भी हो। अब जनता, और जो प्रत्येक 5 साल में अंतराल में चुनाव होता है, अनेक जो राजनीतिक दल है ना, जो राजनीतिक दल है अपना अपना प्रत्याशी उम्मीदवार जो है खड़ा करती है, जिसमें से जनता जो है अपना प्रतिनिधि खुद चुनता है। जनता खुद चुनता है कि मेरा नेता कौन होगा, मेरा प्रतिनिधि कौन होगा, जो मेरे क्षेत्र में विकास का कार्य करेगा। इस चुनाव में प्रतिनिधियों को चुनने का कार्य करता है। ऐसी ये जो चुना है इसको बोलते हैं गुप्त मतदान, ठीक है, समझ में आ गया। गुप्त मतदान मतलब जो वोटिंग करते हैं ना, वही गुप्त मतदान है। चलिए, अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप, बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है कि जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा जी तो लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, मतलब लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है, ठीक है, जो अगर पढ़ा लिखा नहीं, अशिक्षा रहेगा तो। अब देखिए, शिक्षा लोकतंत्र की सफलता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी है कि शिक्षा होना चाहिए। जिस देश के लोकतंत्र बहुत स्ट्रांग है जी, ठीक है, वहाँ के मतलब कि शिक्षा बहुत उरूज पे है, बहुत ऊंचाई पे है, ठीक है। शिक्षा लोकतंत्र की सफलता के लिए एक आवश्यक शर्त मानी जाती है। शिक्षा ही मनुष्य को अपने अधिकार और कर्तव्यों का ही ज्ञान प्रदान करती है। देखिए, लोकतंत्र को सफल बनाना है तो जो भी व्यक्ति है, जो भी लोग है ना, उनको शिक्षित होना पड़ेगा, तभी तो आखिर भारत लोकतंत्र फिर कैसे हुआ। अगर भारत में लोग शिक्षित नहीं रहते तो फिर तो आज तो अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, हम लोग अंग्रेजों के ही गुलाम होते। तो शिक्षित होने के कारण ही तो कदम उठाए, लोग अपना अधिकार जाना कि हमको क्या चाहिए, तो उसके खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़े, तब जाकर के लोकतंत्र भारत। पहले तो राजतंत्र चल रहा था ना, क्योंकि शिक्षा नहीं था लोगों में जागरूकता नहीं था, राष्ट्रवाद की भावना नहीं जगी हुई थी, ठीक है। तो शिक्षा ही लोकतंत्र के लिए अभिशाप, अगर अशिक्षा रहेगा, अनपढ़ रहेगा तब अभिशाप है। तो यहाँ पे जाहिर कर दिया गया है, शिक्षा ही मनुष्य को अपने अधिकार और कर्तव्यों का सही ज्ञान प्रदान करती है। कोई बंदा अपने अधिकार अगर जता रहा, इसका मतलब ये क्या हो गया कि वो पढ़ा लिखा है, तब तो उसको पता है कि मेरा अधिकार क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा फर्ज क्या है। स्वाभाविक है कि मतलब फितरतन ये है कि अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप, मतलब सिंपल सी बात है, जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो उसको क्या पता किसको वोट दें, किसको वोट नहीं दें, क्या देश में तरक्की कर रहे हैं, क्या देश में तरक्की नहीं कर रहे, उसको तो खाली खाने पीने से मतलब है ना। शिक्षा के अभाव में लोग अपना अधिकार और कर्तव्य प्रति सजग नहीं रह सकते। बिल्कुल सही, जब शिक्षा रहेगा नहीं तो लोग सजग नहीं रह पाएंगे, है ना, लोग जागरूक नहीं रह पाएंगे, जो लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक शर्तें है ना, क्या शिक्षा। तो अब जाहिर सी बात है यार, जब पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो फिर जिसको मर्जी उसको वोट दे देंगे। जो वोटिंग चुनाव के लिए आएगा वो बोलेगा लो भाई 2000 रुपया लो, हमको वोट देना। तो जो अशिक्षित लोग रहेंगे उसको तो पैसे से मतलब है ना, उसको मतलब नहीं कि देश में क्या हो रहा नहीं हो रहा, पैसे से मतलब है, पैसा ले लेंगे जाकर वहाँ पे वोट दबा देंगे, बात यहाँ ये। तो लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी रहेगा, जो शिक्षित रहेगा, वो जानेगा अरे यार ये तो पैसा दे रहा, चलो ले लो पैसा, लेकिन ये देश के लिए सही काम नहीं करता, बेकार काम करता है, इसको वोट ही नहीं देंगे। ऐसे ही बहुत लोग करते हैं, ठीक है। तो ये
ये कैसे, ये आपके पास नॉलेज कहाँ से आया, शिक्षा से आया। पढ़े लिखे हैं तभी ये अधिकार आपको पता चले कि मेरा अधिकार क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, हमको किस तरह से कैसा नेता चुनना चाहिए, कैसा लोकतंत्र को सफलता बनाएंगे हम। तो यही कारण है, अगर अशिक्षित रहिएगा ना तो लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। और माशाअल्लाह भी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, सभी लोग पढ़े लिखे हैं और ज़रूरी है सबको पढ़ना है। चलो अगला सवाल यहाँ पे है, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है। आतंकवाद समझते हैं ना, अभी तो समझ रहे बहुत कुछ चल रहा है सब। आतंकवाद मतलब दहशतगर्द जिसको बोलते हैं, चुनौती है लोकतंत्र के लिए। मतलब अगर आतंकवाद चाहे ना तो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश, हमेशा आतंकवाद चाहता है कि लोकतंत्र को खत्म कर दे, समाप्त कर दे, ताकि आतंकवादी राज चले, है ना, जिसको बोलते हैं राजतंत्र बोलते हैं। आतंकवाद देश की एकता और अखंडता के लिए विरुद्ध गंभीर खतरा है। मतलब देश में जो एकता बनी हुई है, जो भाईचारा बना हुआ है, जो अखंडता बना हुआ है, ये आतंकवाद जो खतरा है। मतलब आतंकवाद कर देता है, कहीं बम विस्फोट, कहीं ये विस्फोट, तो लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये तुम कर दिया, ये कर दिया। मतलब अखंडता, एकता में दरार पैदा करते कौन, आतंकवाद। ये गंभीर खतरा है। इससे देश में शांति और व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है। मतलब देश में अगर शांति है और अगर आतंकवाद कुछ करते तो जाहिर सी बात बाधा उत्पन्न होगा, व्यवस्था गड़बड़ा जाएगा। इसके अलावा इससे अलगाववाद व नक्सली गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल, आतंकवाद से क्या होता है ना, अलगाववाद, मतलब अलगाववाद और नक्सली जो होता है, जो मतलब मारकाट, उसी के रिलेटेड में, आतंकवादी के रिलेटेड में आता है अलगाववाद। मतलब अपने ही क्षेत्र के बारे में बात करना, उसी मतलब सरकार के खिलाफ बात करना, ये हो गया अलगाववाद। तथा नक्सली गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। इन गतिविधियों से आम लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। जो आम लोग है यार, जो कमा रहा, खा रहा, 2 रोटी खा रहा, कमा रहा, उसका जीवन जो है ना खतरे में पड़ जाता है। किसके कारण, ये आतंकवाद के कारण, नक्सली गतिविधियों के कारण, ठीक है, और लोगों की शांति भंग हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। बस ऐसे ही बातें लिखना है। आतंकवाद के बारे में आप जो जानते हैं यहाँ पे 2-3, वो देश के लिए क्या खतरा करते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में लिख देना है। नक्सली अलगाववाद का ये भी रूप बना लेती है ना। आम लोग जो है, जो शांति बना हुआ देश में, वो शांति व्यवस्था जो है बाधा हो जाता है। आम लोग जो है ना, उसका जीना मरना हराम हो जाता है, दुश्वार हो जाता है, और लोग शांति भंग यहाँ पे हो जाता है, देश में शांति भंग होता है। तो ये मतलब क्या है, आतंकवाद जो है देश के लिए अभिशाप है। तो यहाँ पे मैं 6 सवाल बनाया हूँ आपके लिए, 2 नंबर वाला। अब है सवाल नंबर 4 नंबर वाला सवाल, लॉन्ग सवाल। देखो, भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारण। जातिवाद भारत में बहुत ज़्यादा है ना। ये जात है तो वो जात है, तो सुने होंगे, नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, लेकिन सुने होंगे आप कि ये जात है यार, ये तो ये जात है। जातिवाद तो बहुत ज़्यादा है। और राजनीति में तो जातिवाद, धार्मिक और जातिवाद, ये दोनों ज़्यादा चलता है, धार्मिक और जातिवाद। देखो, भारत में जातिवाद के पनपने के 4 कारण क्या है। तो पहला कारण जन्म से, मतलब क्या हो ना, हमारे भारतीय समाज में बच्चे जिस जाति के परिवार में पैदा होते हैं वो उसी जाति के बच्चे मान जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब कि एक भावना बन गया कि जिस जाति में जो बच्चा पैदा लेगा उस बच्चा को उसी जात के आदमी माना जाएगा, उसी जात के मनुष्य माना जाएगा। ये हो गया जातिवाद। हालांकि ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, समाज में बना हुआ है। कर्म से, कर्म मतलब काम से, है ना, जो जैसा काम कर रहा है उसको वैसा ही जात का मान लिया। आदि मानव को कर्म के आधार पर ही बांटा गया। आदि मानव में जो ना एकदम पहले कर्म के, काम के आधार पर माना गया। जैसे वैश्य हो गया, समझ रहे, वैश्य जिसको बोलते हैं, वैश्य हो गया, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, शूद्र हो गया। ये सब ना कार्य के आधार पर, कोई पुजारी पूजा कर रहा तो पुजारी जात हो गया, ब्राह्मण उसको बोल दिया। मतलब जात, जो काम जो करते हैं ना उसको उसी के आधार पे जो है उसको मान लिया गया। चलिए इजी होगी। देखो आपको क्या याद रखना, जन्म याद रखना, जन्म से, कर्म से, ये याद रखना पॉइंट, बाकी तो लिख दीजिएगा। आर्थिक पूंजीपति के आधार पर, ये भी देखो जातिवाद, आर्थिक पूंजीपति के आधार पर, जिस व्यक्ति के पास अपार धन दौलत, रुपया पैसा होता है, उसे धनवान व्यक्ति के लोग, तथा जिसके पास धन का अभाव होता है उसे कमजोर जाति के लोग माना जाता है। जी बिल्कुल, ये भी जातिवाद का एक जो है कारण है, जातिवाद पनपने का कारण है कि जो जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा होता है ना उसको क्या बोलते हैं, अरे ये तो अब बड़ा धनवान जात के लोग हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुम्हार है या कुछ और है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पैसा ज़्यादा है तो बोलते धनवान है। और अगर अच्छा आदमी, अच्छा बड़ा जात, ब्राह्मण ही मान लीजिए, और वो अगर कम पैसा है तो बोलिए कमजोर जात के लोग, ऐसे बोलते हैं। ये पूंजीपति के आधार पर भी होता है, ठीक है, मतलब धन दौलत के आधार पर भी जाति को बंटवारा किया गया है। धार्मिक आधार पर, तो ये भी तो बहुत बड़ी चुनौती। धार्मिक आधार पर, धार्मिक आधार पर लोगों को हिंदू जाति, सिख जाति, मुस्लिम जाति इत्यादि प्रकार के
व्यक्त किया। तो धर्म के आधार पे तो खैर ये तो सबसे बड़ा मसला है, तो है ही है ये तो धर्म के आधार पे ये तो एकदम हाईलाइटेड मसला है। लेकिन ये सब जन्म के आधार पे, कर्म के आधार पे, ये दोनों शोभा नहीं देती है हमारे देश में जातिवाद में, कि कर्म के आधार पे कोई जात को बांट दिया जाए, मतलब उतना नहीं सटीक लगता है। और जाति के आधार पूंजी अधिक ये तो और बेकार होता है, पैसा ज़्यादा है तो जात को अलग कर दी, ये गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलो फिर भी ये आप पॉइंट आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखो जी यहाँ पे सवाल क्या बोलता है, भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 विशेषताओं, बिल्कुल वाह गजब। भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो देश है हमारा भारत है। और भारत देश का लोकतंत्र क्या है, चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, जो प्रस्तावना भारतीय संविधान के है उसमें उल्लेख कर दिया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इनकी 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन आपको सवाल में 4 ही बोला तो 4 विशेषताएं लिखेंगे, 4 नंबर का सवाल रहेगा। ठीक है, देखिए वयस्क मताधिकार, सबसे बड़ी बात क्या, वयस्क मतलब जो जवान हो गया, जो 18 साल के हो गई या जो 18 साल का हो गया वो हो गया वयस्क। अब उसके पास मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार है। भारतीय लोकतंत्र के अनुसार क्या है, 18 वर्ष के वयस्क व्यक्ति ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो आप सिर्फ इसको याद रखें ना, वयस्क मतलब क्या होता है, जवान। जवान बोले तो 18 साल, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। और मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार। अब इसको अपने से लिख देना है कि भारतीय लोकतंत्र के अनुसार क्या है कि 18 वर्ष के, या भारतीय कानून के अनुसार बोल सकते हैं कि 18 वर्ष के वयस्क व्यक्ति ही अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। ये लोकतंत्र की विशेषता है। प्रतिनिधि शासन, ये देखिए भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपनी प्रतिनिधि स्वेच्छा से चुनकर शासन करने के लिए भेजती है। प्रतिनिधि शासन मतलब क्या हुआ, जनता खुद अपने प्रतिनिधि को चुनती है कि ये मेरे क्षेत्र के लिए ये नेता बनेंगे, विधायक बनेंगे, है ना, एमएलए एमसी जो बनेंगे वो मेरे नेता के लिए बनेंगे। मतलब अपना प्रतिनिधि जनता खुद चुनती है। ये भी लोकतंत्र का एक विशेषता। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बोलो यार, फिर तो कोई भी पार्टी को जहां तहां बन जाता। मतलब जैसे कि हमको इस नेता को मेरा एरिया में नहीं चाहिए, वो नेता मेरे एरिया में आ जाता जो कुछ काम नहीं करता, अपने खाली खाता। तो लोग अपने हिसाब से देख के, जहां पे जो पार्टियां जीत रही है ना, जो विधायक बन रहे हैं, जो एमएलए बन रहे हैं, तो वो वहां के लोग उनको पसंद किए, जिताए, तभी तो वहां बन रहे है ना। ये प्रतिनिधि शासन है। नागरिकों के विरुद्ध अधिकार, आप देखो जी, नागरिकों के विरुद्ध अधिकार, सत्ता की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सभी नागरिकों को एक वोट देने का अधिकार प्राप्त है। सिर्फ एक वोट, है ना। इसके साथ साथ अपने जन प्रतिनिधियों के सामने अपनी किसी भी कठिन समस्या के समाधान की मांग करने का अधिकार है। नागरिकों के लिए अधिकार मतलब हमने जो जिस प्रतिनिधि को चुना, सरकार तो दूर की बात है, लेकिन आपके पास जो प्रतिनिधि है, आपके पास जो विधायक है, पहले आप अपनी जो समस्या जो है ना, उस विधायक को बताएंगे, उस नेता को बताएंगे, अपना प्रतिनिधि को बताइएगा, अपना प्रतिनिधि के सामने रखिएगा अपना प्रॉब्लम, तब ना वो प्रतिनिधि जाएगा, सदन में बैठेगा, लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, तो सरकार के समक्ष उस बातों को रखेगी और सरकार आपकी समस्या को सोल्व कर देगी। यही तो है राजनीतिक दल। क्या बोलते हैं, राजनीतिक दल जो होता है, राजनीतिक जो पार्टी होती है, वो जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करती है। यहाँ पे सरकार है, यहाँ पे आप है, और बीच में बहुत बड़ा समुंदर है। और समुंदर में कौन ले जाएगा आपका सूचना, कौन ले जाएगा, यही राजनीतिक पार्टी सूचना ले जाएगी। तो आप राजनीतिक पार्टी उसी को चुनिएगा ना जो आपके देखभाल करेगा। इसलिए नागरिकों के लिए अधिकार है। ये क्या अधिकार है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्याएं हो, कोई भी समस्या आ रही है, जब आप जो है अपने जो प्रतिनिधि जिसको चुने हैं उसके सामने अपना समाधान रखिए और अपना उस समस्या का समाधान मांग कर सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, है ना। चलिए, नागरिकों का कर्तव्य क्या है। आप देखो, खाली नागरिक खाली अधिकार है मतलब कर्तव्य भी है। नागरिक कर्तव्य है, कैसे नहीं खाली अधिकार लूट रहे हैं, कर्तव्य है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार नागरिकों का यह कर्तव्य क्या है कि अपने मताधिकार का प्रयोग कर बिना किसी लोभ लोचन के उचित जनप्रतिनिधि को चुनाव करें। ये सबसे बड़ी बात है कि मतलब बताया ये गया है कि नागरिकों का कर्तव्य है कि आपके पास जो एक वोट देने का जो अधिकार है ना, वो एक वोट आप समझ सूझबूझ के दीजिए। ऐसा नहीं कि लोभ में आ जाइए, कोई पैसा दे दिया 5,000 रुपया इसको दे दो, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे में देश बर्बाद हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगी। तो ये है भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं। आपको ना ये सिर्फ याद, मताधिकार, प्रतिनिधि शासन, राजनीतियों के लिए अधिकार, नागरिक का कर्तव्य, ये सब याद रखना है, तब जाकर के ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो 4 4 8 नंबर और 8 और कितना हो गया 10 18 नंबर। ओ माय लॉर्ड,
मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। मजा आया, सवाल कुछ समझ में आया, अपने कॉपी में नोट कर लेना, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो पहले नोट करना और उसको फिर से पढ़ना। देखो पढ़िएगा तभी याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा, ऐसे बोलिए कि कैसे याद करेंगे, बिना पढ़े तो याद होता ही नहीं है, ठीक है। तो चलो वीडियो मजा आए तो लाइक करो, और किस किस टाइम क्लास चलती है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है, जाओ वहाँ पे देख लो, ठीक है। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लो, ओके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।